हेलो गाइस, व्हाट इज़ अप और क्या हाल चाल सारे भाई लोगों के। आज हम आ गए एक नई वीडियो में जिसमें कि हम बजाज पल्सर NS 400Z का एक्सक्लूसिव ओनरशिप रिव्यू दिखाएंगे। और इस बाइक को लगभग 2600 किलोमीटर हो चुके हैं, 2643। तो क्या इसकी प्रॉब्लम्स हैं, प्रोज हैं, कॉन्स हैं, ये प्रॉपर एक ऑनरशिप भी रहने वाला है। और आई होप आप सबको मज़ा आए एक नया एक अलग वीडियो में रैदर देन व्लॉग्स। तो ये ऑनरशिप रिव्यू हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले एक क्विक ओवरव्यू ले लेते हैं इस बजाज पल्सर NS 400Z का। तो ये एक स्ट्रीट फाइटर, नेक्स्ट स्ट्रीट फाइटर बाइक है जो कि पावर और स्टाइलिंग का ज़बरदस्त मेल लेके आती है। और इसका जो 400cc लिक्विड कूल्ड इंजन काफ़ी पंची और काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव। इसकी जो पेपर स्पेक्स है और जो इसका रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस है उसकी तरफ हम चलते हैं। और इसलिए मैं आपको मिलवाना चाहूँगा इस 400Z के ऑनर से। तो दोस्तों, ये है हमारे अतुल जी और ये इस बाइक को 4 मंथ से ड्राइव कर रहे हैं। तो अतुल जी, आप सबसे पहले ये बताइए कि आपने ये बाइक क्यों ली और इसके पीछे की जो रीज़न है वो क्या है, या फिर आप सिर्फ बजाज पल्सर फैन हो इसलिए ली? ये बाइक मैंने इसलिए ली क्योंकि मुझे बाइक लेनी थी ऑलरेडी। तो इससे पहले मैं पल्सर 150 चला रहा था। अब मार्केट में 400cc एक नया सेगमेंट आ रखा है जो आप आज के ज़माने का 250 है बेसिकली। जो पहले 250 होता था वो अब 400 हो गया है। और 400cc समथिंग जो पावरफुल भी है और बहुत ज़्यादा मैड पावरफुल भी नहीं है। तो ऐसा होता है कि जितनी पावर चाहिए उसके हिसाब से 400cc सफिशिएंट देखा जाए तो। और इस सेगमेंट में बहुत ज़्यादा बाइक्स अवेलेबल थी नहीं। अगर मैं देखूँ तो गोरिल्ला हो गई, ट्रायम्फ की स्पीड 400 हो गई, फिर T400 भी आ गई थी तब तक, एंड देन ड्यूक की 390 हो गई, और फिर बजाज की NS 400 हो गई। और मेरे पास अगर देखा जाए तो पल्सर बहुत ज़्यादा रही है। बजाज की मतलब देखा जाए तो बजाज की बाइक ज़्यादा रही है मेरे पास। एज इन मेरी सबसे पहली बाइक पल्सर 180 थी, UG4 इट वाज आई गेस, या UG3 इट वाज। देन उसके बाद में फिर पल्सर 220 थी घर पे, फिर पल्सर 150 नियॉन थी। तो मुझे लगा कि पल्सर मेरी चली है और अच्छी टाइम तक चल रही है, और जो रिक्वायरमेंट रही है, चाहे वो मेंटेनेंस वाइज भी देखा जाए, अफोर्डेबिलिटी देखा जाए, प्राइस देखा जाए, इकोनॉमी देखी जाए उसकी, तो या स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी देखी जाए, तो सब कुछ ईजिली अवेलेबल होता है। तो इसलिए आवाज़ है कि चलो ठीक है, एक काम करते हैं। ट्रायम्फ को मैंने देखा था बट उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, लाइक इंजन का बार बार बंद हो जाना, आगे के फ्रंट फॉक्स का लीक हो जाना, वो चीज़। गोरिल्ला का चेक किया तो गोरिल्ला के पार्ट्स बहुत ज़्यादा महंगे थे। ड्यूक 390 एक अलग ही सेगमेंट बन गया, एक छपरी टाइप बाइक बन चुकी है ऑलरेडी। तो इसलिए वो लेने का मेरा मन ही नहीं था। तो मेरे को, और प्राइस में भी ये सबसे ज़्यादा मतलब अफोर्डेबल थी, इजीली अवेलेबल थी। बजाज है, पार्ट्स मिल जाने थे बहुत जल्दी, कोई दिक्कत नहीं थी। तो इसलिए आई ऑप्टेड फॉर बजाज पल्सर NS 400Z। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं इस 400cc की जो रियल वर्ल्ड स्पेक्स के बारे में। जैसे कि इतना पावरफुल आउटपुट देती है, तो क्या ये सिटी राइड के लिए है, हाईवे राइड में कैसा परफॉर्म कर रही है, वो सब जानते हैं अतुल जी से। तो अतुल जी बताइए। देखो, मेरे पास ऑलरेडी पहले एक CBR 250 रह चुकी है, पर इट वाज इन 2011-12। और उसके बाद पल्सर 220 थी। उसके बाद फिर मैंने पल्सर 150 ही चलाई मोस्ट ऑफ द टाइम, या फिर मेरे पास एक ग्राजिया स्कूटी रही है, ठीक है। तो यू कैन से ये बहुत बड़ा जंप था एक 150 से एक 13 bhp से 40 bhp आना। तो स्टार्टिंग में तो मुझे लग रहा था कि यार वाकई में काफ़ी पावरफुल है, स्लोली चलाओ। और मैं इसको मोस्टली इसके रेन मोड में ही चलाता हूँ, जिसमें सबसे कम पावर आती है। लाइक इसमें एक्सेलरेशन कम होता है, ABS भी थोड़ा सा स्लो हो जाता है ताकि स्लिप ना हो। तो इसलिए बहुत ज़्यादा पावर मेरे को लगती नहीं, मतलब उस टाइम पे चलाने में मेरे को दिक्कत नहीं आई। देन मैं इन बिटवीन स्पोर्ट्स मोड में चेंज करता रहता हूँ। तो स्पोर्ट्स मोड में मुझे काफ़ी अच्छी लगती है, लाइक एक सडन एक्सेलरेशन आता है, एक सडन पावर फील होती है आपको, एक आवाज़ में भी चेंज आ जाता है, दैट स्पोर्टीनेस आ जाती है।
प्रॉपर तरीके से। अगर मैं देखूं सिटी राइड में मेरे को रेन मोड में बहुत कंफर्टेबल लगती है, बहुत लाइक कुछ एक्सेलरेट करने पे सडन एक्सेलेरेशन हो भी जाए अगर इन केस तो भी ऐसा नहीं होता कि गाड़ी भागेगी या सबसे साइड में निकल जाएगी, वैसा कुछ नहीं होता, यू नो, क्वाइट फॉरगिविंग। हाईवे पे देखा जाता है, हाईवे पे वी हैव टू मेंटेन अ स्पीड लाइक 90, 100, 110। ऐसा बहुत रेयर होता है कि बंदा 140, 50, 60 भगाया जा रहा है। दैट्स नॉट पॉसिबल एंड दैट्स नॉट सेंसिबल किसी भी एंगल से। तो 90 to 100 की स्पीड पे अगर मैं 6 गियर पे रखता हूँ तो 4.5-5 के आरपीएम पे रहती है वो, और वो सफिशिएंट रहता है। तो गाड़ी में ज़्यादा लोड भी नहीं पड़ रहा होता, नॉइजी भी नहीं हो रही होती, वाइब्रेशंस भी नहीं आ रही होती, स्ट्रेन भी नहीं पड़ रहा होता, और एक अच्छी क्रूजिंग स्पीड भी मिल रही होती है। टायर्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम है इसके, लाइक ग्रिप वाली प्रॉब्लम है कि ग्रिप वो नहीं आती, बट क्योंकि मैं वैसा लीन नहीं करता, हार्ड ब्रेकिंग नहीं करता, या मैं बहुत रफ राइड नहीं करता हूँ, तो इसलिए मुझे उतना इशू आ नहीं रहा है। लाइक अगर आप एक जनरल यूज़र हो जिसको भगाते रहना नहीं है, यू नो, माइकल शूमाकर बन के नहीं रहना है या वैलेंटिनो रोजी नहीं बनना है हर मोड़ पे, हर एंगल पे कि लीन करना ही करना है। दीज टायर्स आर सफिशिएंट जेन्युइनली, यू डोंट नीड टू अपग्रेड। लाइक सब लोग बोलते हैं कि टायर बहुत ज़्यादा वीक हैं या बहुत प्रॉब्लम है या उससे मोटा टायर होना चाहिए था, बट ट्रस्ट मी, वो लोग या तो भगाते ही रहने के चक्कर में रहते हैं या लीन के चक्कर में रहते हैं। ऐसा नहीं होता, समटाइम्स यू जस्ट वांट टू एंजॉय द राइड एंड फॉर दैट यू जस्ट फील इट, यू ट्राई टू कनेक्ट विद द बाइक एंड हाउ यू डू इट। आप उस टाइम पे फोकस करोगे बाइक पे, ना कि ज़्यादा कि सड़कों पे कि मेरे को कहाँ पे घुमानी है, इतनी घुमानी है, इतना तेज़ निकालना है, ये कट मारना है, वो नहीं होता है। सो व्हेन यू ट्राई टू एंजॉय द राइड, यू राइड सेफली, सेनली एंड सीडेटली। तो अतुल जी ये बताइए, अब ये बाइक कितना देती है, लाइक रियल वर्ल्ड में, सिटी में और दोनों हाईवे में? सिटी में देखो तो मेरे को ये मैक्सिमम से जो दी है 26.5 दी है। हाईवे पे 31-32 चली गई थी, बट उससे ज़्यादा नहीं थी। सो इफ दे आर सेइंग कि भैया 35 दे देगी, 40 दे देगी, 36 दे देगी, वो सब मेरे हिसाब से तो फॉल्स फिगर्स हैं। मैं उस बेसिस पे कह रहा हूँ बिकॉज आई हैव अ ब्रेजा, लाइक मारुति ब्रेजा, मैं उसकी एवरेज 22.7 तक निकाल चुका हूँ। 19.2 मेरी सिटी के अंदर उसकी एवरेज आती है ब्रेजा की, CNG नहीं है, पेट्रोल है। तो आई नो कि हाउ टू राइड, हाउ टू ड्राइव। सो मैं कह सकता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा एवरेज नहीं देगी, 30, 31, 32 दे हाईवे पे, बड़ी बात है, दैट्स इट। बट मीटर में ये 30 दिखाएगी, पर रियलिटी में 26, 26.5 से ज़्यादा सिटी में नहीं देगी। तो अतुल जी अब ये बताइए कि ये जो बाइक है ये कंफर्टेबल भी है कि नहीं, लाइक पिलियन भी बैठ सकता है इस पे या फिर ये सब दिखाने के लिए है? देखो, पिलियन बैठ सकता है बट बहुत देर के लिए नहीं बैठ सकता, क्योंकि प्रॉब्लम है कि मेरे को ये चीज़ लग रही है कि इसके सस्पेंशन है पीछे वाला, वो जब गड्ढे आते हैं तो झटका सॉलिड देता है थोड़ा सा। जब गड्ढे आते हैं तो झटका थोड़ा सॉलिड देता है, तो पीछे वाला बहुत कंफर्टेबल है नहीं है इसमें, जहाँ तक मैं जानता हूँ। और पोजीशन भी बहुत ज़्यादा स्पोर्टी नहीं है, लीन ज़्यादा नहीं है इसमें, ऐसा लाइक यू डोंट हैव टू लीन फॉरवर्ड टू राइड द बाइक। FZS जितनी कंफर्टेबल नहीं है, बट किसी स्पोर्टी बाइक RC जितनी कमिटेड पोजीशन भी नहीं है इसकी, सो इट्स लाइक फाइन। हाँ, थोड़ा सा एंगल घुमाना पड़ता है और ठीक हो जाती है। तो अतुल जी अब ये बताइए कि ये जो बाइक है इसकी ब्रेक और ABS का एक्सपीरियंस कैसा है, लाइक जब हार्ड ब्रेकिंग करते हैं तो ये आपको कॉन्फिडेंस देती है कि नहीं? ब्रेक थोड़ी लैग करती है। जब मैं हार्ड ब्रेकिंग करता हूँ तो आपको वो एक स्पॉन्जीनेस आती है, स्पॉन्जी इफेक्ट आता है। अब वो ABS की वजह से हो सकता है, बट मैंने इसके पैरेलल में एक हंटर चलाई है, रॉयल एनफील्ड की हंटर चलाई है, और काफ़ी चलाई है, लाइक 700-800 किलोमीटर बड़े प्यार से चलाई है, और उसकी ब्रेकिंग मुझे इससे ज़्यादा बेटर लगी। लाइक इनफैक्ट पीछे का अगर मैं रियर ब्रेकिंग की बात करूँ तो रियर ब्रेक मारने पे जो ABS किक इन करता है हंटर में, और जो इसमें एक स्पॉन्जी वाली फीलिंग आती है, वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस लैक करती है कि लगता है कि नहीं यार, चेंज होने की ज़रूरत है, ब्रेक को थोड़ा बेटर होना चाहिए इसमें। तो ये था अतुल जी का एक्सपीरियंस। तो अब हम करते हैं बाइक का वॉक अराउंड और आपको दिखाते हैं इसकी फिट एंड फिनिश और इसका जो स्विच गियर्स है, ये सब की क्वालिटी। रेडी गो। तो ये है इसका आगे का हेडलैम्प का लुक, और अगर मैं दिखाऊं आपको यहाँ का, ये है इसका डिस्प्ले जिस पे हम दोबारा जाएंगे।
और ये आप अगर देखें इसके बटन्स, तो इस बटन, इनकी जो बटन्स की क्वालिटी है वो मुझे काफ़ी ठीक लग रही है। और ये बाकी फिट एंड फिनिश भी पैनल्स की सही है एकदम, ऐसा कोई स्पेस मुझे कहीं दिख नहीं रहा, तो मैं कहूँगा कि हाँ ये इस चीज़ों में तो वो एकदम परफेक्ट है। तो अब हम सुनेंगे इसका एग्जॉस्ट नोट, और इसका जो, अगर आपको समझ ना आ रहा हो कि इसका साइलेंसर कहाँ है, तो साइलेंसर इसका बेसिकली ये है। और ये साइलेंसर इतना छोटा है, इसके कारण एक जो क्लीन लुक है इस बाइक की रियर से आती है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो ये है इसका एग्जॉस्ट, और अभी हम इसकी रेफ करते हुए इसकी आवाज़ सुनेंगे कैसी है। तो ये है इस बाइक का डिस्प्ले, जिसमें इसमें आपको दो डिस्प्ले मिलती हैं, एक ये वाली स्पीड के लिए और एक LCD पैनल, जिसमें कि एक छोटी सी स्क्रीन मिल जाती है। तो अभी हम इसको समझेंगे कि इसमें क्या क्या है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसमें 4 मोड्स तो मुझे दिख रहे हैं, ऑफ रोड, रेन, स्पोर्ट, रोड, जिसमें से ये रेन मोड पे सिलेक्टेड है। और ये 2600 चल चुकी है, और इसमें टाइम बताता है, साइड स्टैंड बताता है, और इसमें अलग अलग ये हैं। अभी इसको हम समझते हैं धीरे धीरे। तो अभी हम मेन्यू में जाएंगे, और व्हीकल इन्फो आ गया, कनेक्टिविटी आ गई, ब्लूटूथ से कनेक्ट हो सकती है बाइक, ट्रिप और बाइक के बारे में आ गया। फिर इसका लैप टाइमर मोड, जो कि आप ट्रैक पे चलाएंगे तो लैप टाइमर के लिए करने के लिए। फिर इसकी सेटिंग्स आ गई, और ये सारे जो हैं इसकी, ये हम इस बटन से हम कर सकते हैं। तो या, और ये हमारा राइड मोड चेंज करने के लिए हो गया, रोड, स्पोर्ट, रेन, ऑफ रोड, ओके। और एक आता है MTC, जो कि हमारा एक ट्रैक्शन कंट्रोल मोड है। तो इसके बाद आता है MTC, यानी मैनुअल ट्रैक्शन कंट्रोल। सो ट्रैक्शन कंट्रोल बेसिकली होता है जब आपका पिछले वाले पहिए को, ट्रैक्शन कंट्रोल जब ऑन रहेगा तो आप जब पावर दोगे, रेस दोगे, तो वो स्लिप नहीं मारेगा, तो उसके लिए होता है। और इसमें जो राइड मोड में है, आप इसको चेंज करना चाहो तो सिर्फ आप इसको स्पोर्ट मोड या ऑफ रोड में ही बंद कर सकते हो, अदरवाइज ये पूरे टाइम ऑन ही रहता है। तो अभी स्पोर्ट मोड हमने एक्टिवेट किया, और अब इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल का ऑप्शन आ जाएगा ऑन या ऑफ का। अगर हमें ऑफ करना हो तो हमें इसको प्रेस करना पड़ेगा, लगातार दबाना पड़ेगा, या, और ये ऑफ हो गया, रिलीज, और ये जो ट्रैक्शन कंट्रोल है डीएक्टिवेट हो गया। अब इसको हम दोबारा ऑन करेंगे तो हमें कुछ नहीं करना, नेक्स्ट किसी भी मोड पे जाएंगे, रेन या इस पे, और ये अपने आप एक्टिवेट हो चुका है। अब देखेंगे ये चेंज राइड मोड आएगा, क्योंकि ये ऑन है, आप इसको ऑफ कर ही नहीं सकते। तो अभी बात करते हैं हम इसकी कनेक्टिविटी की। तो इसमें ब्लूटूथ, म्यूज़िक, ये सब चल सकता है, तो अगर हम चाहें तो इसमें ये सब कर सकते हैं। साथ में ट्रिप A, ट्रिप B, बाइक की इन्फो, बैटरी, ये सब दिखा देगा। और इसके बाद लैप टाइमर के आ गया, सेटिंग्स आ गई, क्विक सिलेक्ट आ गया, टाइम चेक करने का, ब्राइटनेस बढ़ाने का भी ऑप्शन ये बाइक देती है हमें, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। सी कैसे कम ज़्यादा हो रही है। तो ये था हमारा मीटर का सारा। और अभी आपने देखा होगा एक छोटा सा यहाँ पे एक बॉक्स सा बना हुआ है, जो कि बेसिकली आपका फ़ोन चार्ज करने के लिए है। अगर मैं इसे खोलूँ तो ये देख सकते हैं आप, ये फ़ोन चार्ज कर सकते हैं। और ये बाइक में लगाया है, ये किसी ने बाहर से नहीं लगवाया है। पर इसकी फिट एंड फिनिश मुझे थोड़ी सी बेकार लगी, अच्छी क्वालिटी की नहीं लगी। ये स्पेस कितना है और ये सब, तो ये है। बाकी अगर हम इसके हज़ार लाइट को ऑन करके फिर इसकी अगर मैं आपको आगे की लुक दिखाऊं तो ये कुछ ऐसी आती है। तो ये काफ़ी मस्कुलर लगती है आगे से तो देखने में कि हाँ कोई नेक स्ट्रीट फाइटर टाइप्स बाइक आई है यहाँ पे। और यही मैं अगर आपको इसके पीछे की लाइट्स दिखाऊं तो ये बजाज का जो पुराना लेजेंडरी जो आपका रियर जो टेल लाइट है वही है सेम, और साथ में ये इंडिकेटर्स। तो अतुल जी, अब ये तो हमारे पूरे बाइक को हमने डिस्कस कर लिया है। अब आपका फाइनल वर्डिक्ट क्या रहेगा? क्या ये बाइक को आप रिकमेंड करोगे? अगर हाँ तो ये किस टाइप के राइडर के लिए रिकमेंड करोगे आप? ये बाइक डेफिनेटली रिकमेंडेबल है, और जो लोग ये न्यूबीज को मैं ये बाइक डेफिनेटली रिकमेंडेबल है, और ये उनको रिकमेंड करूँगा मैं जो ऑलरेडी 200-250 सीसी चला रहे हैं। एंड द रीज़न इज़ कि क्योंकि एक्चुअली में आप अगर ग्रेजुअली चीज़ें इम्प्रूव करते हो, लाइक अगर आप सीधा 100 सीसी से या न्यूबी 400 सीसी को लेगा, तो उसके लिए वो पावर हैंडल करना, उसको एक्सपीरियंस करना, उसको एंजॉय करना,
ही वोंट बी एबल टू डू दैट, वो जस्टिफाई नहीं कर पाएगा उस चीज़ को। सो जो लोग ऑलरेडी 200-250 सीसी चला रहे हैं ना, या जिन्होंने जो अभी फिलहाल सॉलिड से चला भी रहे हैं, पर जिन्होंने पास्ट में चलाई हैं पावरफुल बाइक्स, लाइक मैंने CBR 250 चलाई थी पहले, आई हैड CBR 250 एज वेल, तो मैं डेफिनेटली उनको रिकमेंड करूँगा कि हाँ यार ये चलाओ। बाकी इसकी अगर ओनरशिप कॉस्ट की बात करूँ तो थोड़ी सी महंगी पड़ती है, बट अगर तुम इसके कंपटीशन से, इसके कंपटीटर से इसको कंपेयर करो तो डेफिनेटली उनको काफ़ी अफोर्डेबल है। लाइक अगर इसकी ब्रेक्स कहीं जाए, अभी मैंने इसकी सर्विस कराई तो मेरा 2200 के आसपास का कुछ एक्सपेंस आया था, जिसमें 1.8 लीटर ऑयल डाला था। और बजाज का ऐसा है कि बजाज का एक 10,000 करके ऑयल आता है, तो वो 10,000 किलोमीटर पे ही आएगा, तो वो 5,000 पे अभी दूसरी सर्विस होगी जिसमें वो टॉप अप होगा, और उसके बाद उसके सिर्फ और कोई मेजर का खर्चा नहीं है अनटिल कोई इशू आ जाए बाइक के अंदर में। पावरफुल है तो थोड़ी वाइब्रेशंस तो डेफिनेटली रहने वाली है, क्योंकि वो मैंने गोरिल्ला भी चलाई थी और ट्रायम्फ भी चलाई थी, सब जगह पे है वाइब्रेशंस आ ही जाती हैं इन दी एंड, ऐसा नहीं है कि नहीं है कि 400 सीसी में आती ही आती हैं। बट मैं सजेस्ट करूँगा, डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा कि दोज हु विश टू राइड और एक्सपीरियंस 400 सीसी बाइक, डेफिनेटली दे शुड गो फॉर NS 400। तो अतुल जी अब इसके प्रोज और इसके कॉन्स बताइए। प्रोज में अगर देखा जाए तो एक तो इंजन फॉर श्योर, ठीक है। सेकेंडली इसकी जो हेडलाइट में ये जो फ्लैश वाला डिज़ाइन है, LEDs मेरे को बहुत अच्छी लगती है, और लोग बहुत मतलब उसको प्रेस करते हैं कि ये काफ़ी अलग लगती हैं। नेकेड सीट है, फेयरिंग नहीं है तो उतनी बजिंग नहीं है, उतनी वाइब्रेशन नहीं है, उतना कुछ प्लास्टिक की नहीं है बाइक। बजाज की है, अफोर्डेबल है, मेंटेनेंस वाइज ठीक है। अगर हम लोग इसकी एवरेज की बात करें, इकोनॉमी की भी बात करें, तो भी इतनी बुरी नहीं है। 26 किलोमीटर पर लीटर मतलब पर लीटर दे देती है ये। तो अतुल जी इसके कॉन्स के बारे में बात करते हैं, इसमें आपको क्या कमियां लगी? कॉन्स में देखा जाए तो एक बड़ा कंसर्न तो मेरे लिए वही है कि सीधा NS 200 से निकाले गए हैं सारे पार्ट्स, मोस्ट ऑफ द पार्ट्स। डोमिनार का इंजन है, तो जब आप रोड पे जाते हो तो जब तक बंदा कोई हेडलाइट नहीं देखता या ओवरऑल थोड़ा ध्यान नहीं देता डिटेल्स पे, तब तक उसको लगता है कि नॉर्मल NS 200 ही है या NS 160 ही है, ठीक है। तो बहुत लाइक लोग मुड़ के देखे वैसा फील नहीं आता ना, आता है। खैर वो तो अपना पर्सनल है, मेरे को एक्सपीरियंस लेना था, लोगों को मुड़वा के दिखाना नहीं था, तो इसलिए मुझे इतना इशू नहीं है। बट स्टिल मेरे को लगता है कि एक है, थोड़ा बहुत चेंज होना चाहिए था, और थोड़ा बहुत एक चेंज होना चाहिए था। और उसके अलावा कॉन्स में देखा जाए, ब्रेक डेफिनेटली चेंज करने की ज़रूरत है। मैं इसके सेकंड सर्विस में कुछ अच्छा सिंथेटिक टाइप्स में कुछ जो भी अवेलेबल होगा, सेरेमिक ब्रेक पैड्स में इसके ज़रूर इसके लगवाऊंगा। हीटिंग इशू नहीं है बाइक में, ऐसा कि हीटिंग इशू हो, बहुत ज़्यादा हीट कर रही हो या कूलेंट बहुत जल्दी ख़त्म हो रहा हो, वैसा कुछ नहीं है। मैंने जो टॉप अप कराया था पहली सर्विस में, उसके बाद से अभी तक नहीं कराया। पहली सर्विस मैंने 600 किलोमीटर पर करा ली थी, 2000 चल गई है, 2600 हो चुकी है ऑलरेडी, तो वैसा भी कोई इशू नहीं है। थोड़ी बहुत वाइब्रेशंस हैं फॉर श्योर, बट ठीक है, मैनेजेबल है। बाकी ऐसा इतना कुछ नेगेटिव है नहीं इसमें। तो अतुल जी अब एक लास्ट क्वेश्चन, आपको क्या लगता है ये बाइक उतना क्यों नहीं बिक रही, रेदर देन हमें जितना ट्रायम्फ की स्पीड दिख जाती है रोड पे? ट्रायम्फ ना एक ऐसा ब्रांड है जिसको अगर नोटिस करो तो वो 6 लाख 7 लाख 8 लाख वाली बाइक बनाता है, ठीक है। और लोगों को लगता है एक ब्रांड की वैल्यू होती है बेसिकली, ठीक है। जैसे टाटा की नैनो क्यों नहीं बिकी? क्योंकि वो लाख सवा लाख की थी, एक उसकी वो इमेज बन गई थी कि यार चीप कार है, ठीक है। तो वैसे ही लोगों को लगता है यार कि ये 2.25 लाख की पड़ी मुझे ऑन रोड, और इसके मुकाबले जो ट्रायम्फ है, ट्रायम्फ की स्पीड 400 है, वो 270 के आसपास की थी, 50,000 रुपये महंगी मान लो इससे। अब लोगों को लगता है यार ट्रायम्फ है कि यार मैं बड़ी बाइकें बनाता है, एक्सपर्ट है, इन दैट सेंस लोगों को लगता है वैसा, और इसीलिए लोग उसके लिए ज़्यादा ऑप्ट कर रहे हैं। लोग बजाज के लिए उतना नहीं कर रहे क्योंकि ट्रायम्फ ने पहले से ही वो इमेज बना ली। ट्रायम्फ स्पीड 400 पहले ही लॉन्च हो गई थी ऑलरेडी, तो उसकी एक इमेज बन गई थी वैसी वाली। उसके बाद गोरिल्ला 450 आ गई। तो अगर देखा जाए तो 400 सीसी के सेगमेंट में ड्यूक 390 उसने एक अपनी इमेज बना रखी है, बट क्योंकि वो थोड़ा छपई वाली फीलिंग आ जाती है इसलिए लोग उससे बचते हैं। और अब ट्रायम्फ क्योंकि वो बिग बाइक्स बना रहा है और लोगों को लगता है ट्रायम्फ है, बाहर का ब्रांड है, एक वैसी इमेज बनती है, लोग उस सेंस में भी लेके चल रहे हैं।
उस वजह से। दैट इज़ द रीज़न कि गोरिल्ला 450 और बजाज NS 400 बहुत ज़्यादा भी सेल नहीं हो रही। और एक्चुअली कहूँ तो ये मेरे लिए तो अच्छा ही है, जितनी कम दिखेगी उतनी यूनिक लगेगी और उतनी अच्छी दिखेगी। हर कॉमन नहीं हो जाएगी, हर एक के पास नहीं होगी। तो दोस्तों ये था बजाज का पल्सर NS 400Z का ऑनरशिप रिव्यू। और ये बाइक आपको कैसी लगी, वैल्यू फॉर मनी लगी कि नहीं लगी, तो ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। बाइक क्यों ली? क्योंकि मुझे खरीदनी थी। तो इसका अंडरबेली एग्जॉस्ट को एक बार ऑन करिएगा। रूम 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 रूम। तो ये जो इसका एग्जॉस्ट है, अभी हम इसकी रेफ करते हुए इसकी आवाज़ सुनेंगे कैसी है। तो एक बार आवाज़ करिए प्लीज़। तो ये इसका साइलेंसर है। और अभी अतुल जी को मैं कहने वाला हूँ कि अतुल जी रेफ कीजिए। नहीं।